हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फिर से फ्रिक्शन, है ना। जैसे अपने पिछले लेक्चर में अपन ने पूरा एनएलएम कंप्लीट कर लिया, इस वाले लेक्चर में अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, वैसे एनसीईआरटी जैसे कोई सी बुक्स पढ़ोगे तो फ्रिक्शन चैप्टर कोई अलग नहीं दिया हुआ है, एनएलएम में मिला के दिया मिक्स करके, पर फ्रिक्शन को अपन अलग थोड़े से अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अपन उसी में मिक्स कर देते ना तो फिर एनएलएम थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो है एनएलएम का ही पोर्शन वो, पर थोड़ा सा इसे अलग करते हैं अपन, है ना। तो फ्रिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर में अपन, है ना। तो हेडिंग डालना फ्रिक्शन। क्या हेडिंग डालोगे? फ्रिक्शन, है ना। देखो, फ्रिक्शन मतलब होता क्या है, फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन है ना, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है हमेशा। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज, है ना। जैसे मान लो दो बॉडीज हैं, जैसे देखो, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं। फ्रिक्शन ओपोज, फ्रिक्शन ओपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, है ना। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और ये ब्लॉक जैसे इधर जा रहा है 20 स्पीड से, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज। अब अपनी जो अर्थ है वो तो रेस्ट पर है, और ये ब्लॉक चल रहा है कितनी स्पीड से? 20 से, तो इनका रिलेटिव मोशन किधर है? इस तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस तरफ, है ना। फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा? ओपोज। समझ गए क्या? तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? रिलेटिव मोशन का ओपोज, है ना। अब फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन है क्या चीज, वो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अपन ने एक फोर्स पढ़ा था, कॉन्टेक्ट फोर्स, एनएलएम में। कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा था अपन ने। अब कॉन्टेक्ट फोर्स था क्या? कब लगता है कॉन्टेक्ट फोर्स? जब दो बॉडीज एक दूसरे से टच हो, तब कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा था, है ना। तो कॉन्टेक्ट फोर्स हमेशा पता है कैसे लगता है? इस तरीके से, इसको बोलते हैं, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, और कितने एंगल पर लगता है? थीटा एंगल पर। ये कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। अब ये कॉन्टेक्ट फोर्स के अपन दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट तो इधर, इसका इधर आएगा, वो क्या होगा? ये एफ सी क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स। सी मतलब कॉन्टेक्ट, तो एफ सी क्या हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा हॉरिजॉन्टल में, एफ सी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में, एफ सी साइन थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स के। अब जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं एनएलएम में। इसको क्या बोल रहे थे अपन? नॉर्मल। इसको अपन ने क्या बोला था? नॉर्मल फोर्स, है ना। एक और नाम से जानते हैं इसे, नॉर्मल रिएक्शन। इसको क्या बोल रहे थे अपन? नॉर्मल रिएक्शन। और ये वाला कंपोनेंट अपन ने उसमें नहीं पढ़ा था, एनएलएम में, है ना। तो ये वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन, एफ आर। क्या नाम है इसका? फ्रिक्शन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो ये वाला कंपोनेंट अपना एनएलएम में बाकी था, ये वाला पढ़ चुके थे अपन, इस वाले को अभी इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में। फ्रिक्शन बोलते हैं इसे। अच्छा, फ्रिक्शन लगता कैसे है? कैसे लगता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगता कैसे है? कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल में। फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द, पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट सरफेस, पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, है ना। ये देखो, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है ना, इसके परपेंडिकुलर तो नॉर्मल लगता है, और पैरेलल क्या लगता है? फ्रिक्शन। समझ गए क्या? तो कॉन्टेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो एफसी साइन थीटा है, और एक कंपोनेंट क्या है? एफसी कोस थीटा। तो जो एफसी साइन थीटा उसको तो अपन पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन को, और जो एफसी कोस थीटा इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। समझ गए क्या? और कैसे लगता है? पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। और ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, पैरेलल तो लगेगा ही, पर जैसे मान लो ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन, और अगर ए से जाता तो इधर लगता। समझ गए, है ना। तो इस टाइप से फ्रिक्शन लगता है ना। अब फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है वो भी बताऊंगा मैं। फ्रिक्शन होता है दो टाइप का। कितना टाइप का? टू टाइप्स, है ना। देखना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा वाला है अपना
काइनेटिक फ्रिक्शन, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक और है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा लगता है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देख, अच्छा स्टैटिक का मतलब नाम सुन के पता लग रहा होगा, स्टैटिक मतलब रेस्ट में, है ना। रेस्ट भी कह सकते हैं इसे। और एक और कब लगेगा ये? रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इज जीरो। ये कब लगेगा? जब रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज क्या होगा? जीरो, है ना। जैसे देखो, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और ये किस पर रखा हुआ है? अर्थ पर। ये ब्लॉक का मास है m, तो अर्थ भी रेस्ट पर है ना, और ये ब्लॉक भी रेस्ट पर है। तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये v स्पीड से चल रहा है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, वो भी v स्पीड से चल रहा है ना। तो रिलेटिव मोशन जब जीरो होगा, तो जैसे मान लो यहां पर तो देखो, अब ये ब्लॉक अर्थ पर चल रहा है, तो एक फ्रिक्शन तो यहाँ आएगा और एक फ्रिक्शन ये आएगा, क्योंकि दो सरफेस है ना, एक सरफेस तो ये है, एक सरफेस ये है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। अब यहाँ पर देखो, मैं इनका अगर रिलेटिव मोशन निकालूं, इन दोनों बॉडीज का m1 और m2, यहाँ वाले फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले, है ना। तो इनका रिलेटिव मोशन कितना है दोनों का? ये भी v स्पीड से चल रही है, ये भी v स्पीड से चल रही है। तो ये ब्लॉक वाला अगर इसको देखेगा, है ना, तो दोनों का रिलेटिव मोशन क्या होगा? रिलेटिव मोशन निकालो। जैसे रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू मास 2 है, तो इसकी भी स्पीड v है माइनस इसकी भी v है, तो कितना हो गया है? जीरो। देखो रिलेटिव मोशन कितना आ रहा है? जीरो। मतलब जो यहां पर फ्रिक्शन लगेगा ना, वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, पर अगर जैसे मान लो मैं यहां पर निकालूं, तो ये अर्थ सरफेस है और ये ब्लॉक v है, ब्लॉक का मास m1 है, वो v स्पीड से जा रहा है। तो इसमें देखो अर्थ पर, तो अर्थ को जैसे अपन रेस्ट पर मान रहे हैं, तो ब्लॉक तो v स्पीड से जा रहा है ना इस पर, है ना। तो फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक वाला, जो अपन नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर वो वाला। पर यहाँ जो लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो जीरो है ना। रिलेटिव मोशन निकालते हैं ना अपन, काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए थे, रिलेटिव मोशन इन 1D, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ऐसे यहाँ पर मास 1 कैसे लिख रहे थे? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो दोनों की स्पीड तो बराबर है, v माइनस v कितना हो गया? जीरो। तो ये इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो स्टैटिक वाला लगेगा। समझ गए क्या? तो रिलेटिव मोशन जब भी क्या होगा? जीरो, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब यहां से देखना, यहां के बाद से देखना, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड, कि लगता कितना है ना। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये निकालने वाले हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे अब अपन। देखना, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m, है ना, रेस्ट पर है ये ब्लॉक का मास कितना? m, और किस में है ये अभी? रेस्ट पर, है ना। अब यहां से देखना, इस ब्लॉक पर नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और इस ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, ऐसे लग रहा होगा, है ना। अब इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल के, है ना। अच्छा, फ्रिक्शन कोई सा भी वो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल के होंगे। तो जितना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा, उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं अपन? एफएस से, है ना। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? नॉर्मल के, है ना। अब जैसे मान लो ये बॉडी पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? नॉर्मल के। स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, है ना। अब यहां से देखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आएगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट है यहाँ पर म्यू एस, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? म्यू एस। और इस म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ, इस म्यू एस को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसे, म्यू एस को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी यूनिट क्या होगी, म्यू एस की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहां से देखो म्यू एस का जो अगर अपन फॉर्मूला निकालें म्यू एस का, है ना, तो म्यू एस की वैल्यू अगर अपन निकालें तो इस एन को नीचे भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन की यूनिट भी क्या होगी, फोर्स, ये तो फोर्स ही ना, तो फ्रिक्शन की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की भी वो भी फोर्स ही है, तो इसकी भी क्या होगी, न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों ही है ना, डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। तो म्यू एस कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट है। अब यहां से देखो, ये इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी इस वाले इसमें देखो, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है जिसका मास m है, वो इक्विलिब्रियम है ना, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, है ना। तो अगर जैसे मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या था अपना फॉर्मूला, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या है, mg, ये देखो, तो एफ एस किसके को लाया, म्यू एस mg, है ना। तो ये अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। इसमें एक और देखो, फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस पर, है ना, कि कैसी सरफेस है, दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक तो सरफेस पर भी, काइनेटिक भी डिपेंड करता है सरफेस पर एक और चीज पर डिपेंड करता है ये सरफेस के अलावा, है ना, ये कॉन्टेक्ट एरिया पर, ये सरफेस पर जो ब्लॉक रखा हुआ है ना, इस ब्लॉक का जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना। नॉर्मल पर तो कर ही रहा है, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, पर सरफेस पर भी डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसी है ना, मतलब ज्यादा उबड़ खाबड़ सरफेस होगी, खुरदुरी सरफेस होगी तो उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना, जितनी ज्यादा चिकनी सरफेस होगी उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। और कॉन्टेक्ट एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब जितने ज्यादा एरिया में ब्लॉक रखा हुआ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर है, सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, है ना। ये पॉइंट है ना, तुम्हें जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब पता लगेगा सेल्फ एडजस्टेबल का मतलब क्या है। ये है ना, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना, वो क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि कैसे एडजस्ट करता है अपने आप को। अभी बस इस पॉइंट को लिख के रखो, सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, है ना। तो ये अपना स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, कितना लगता है, म्यू एस एम जी, ये याद रखो तुम तो, म्यू एस एन, क्योंकि पता है आगे जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा ना तो नॉर्मल चेंज भी हो सकता है ना। वो तो इस वाले क्वेश्चन में अपना नॉर्मल एम जी के बराबर है, पर जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन पर रख दूंगा तो नॉर्मल चेंज हो जाएगा, है ना। तो म्यू एस एन ये याद रखो अभी के लिए, समझ गए क्या। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, दोनों है ना। अब अगले पेज पे पढ़ते हैं, ये हो गया अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब अगला स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और पार्ट है अपना जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं पर उनके सब टॉपिक भी और भी है ना, सब पार्ट। तो एक ऐसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं। ऐसे काइनेटिक का भी एक और है रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ऐसे ही फिर अपन पढ़ेंगे अब अगले पेज पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और इसे एफ एल से डिनोट करते हैं, एल मतलब लिमिटिंग और एफ मतलब फ्रिक्शन, स्मॉल एफ इंटू स्मॉल एफ और एल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एफ तो हो गया अपना फ्रिक्शन और एल हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये कब लगता है, अच्छा इसको बोलते क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, कब आता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is known as limiting friction। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। पता है मैंने एक चीज बोली था अभी, सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ना। जैसे मान लो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से अगर कम हुआ तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना
वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये चीजें है ना तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आएगी, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना इन पर तब पता लग जाएगा। जैसे ब्लॉक है मास सेम, यहाँ पर अपने को एक यूनिट दी है यहाँ पे, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है म्यूएस, तो इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। हो सकता है वो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी दे सकता है ना। तो फिर अपने को यहाँ क्या रखना है, एल, तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया है। म्यूएल को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज याद रखो तुम, एक चीज क्या याद रखो कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगी ना उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लग रहा था उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अभी क्वेश्चन में चीजें पता लग जाएगी तुम्हें, है ना। जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे ना एक दो तो पता लग जाएगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना। अब यहां से दूसरा टॉपिक है अपना, दो हो गए ना, अगला है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगला कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, एफ के। एफ मतलब फ्रिक्शन, के मतलब काइनेटिक। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे मान लो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को, अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो अपन एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे मान लो इस ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स से चला के लेके जाएंगे, है ना। अगर वो एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग, जैसे मान लो मैं इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ, मतलब बॉडी क्या करेगी, मूविंग, मतलब बॉडी क्या करेगी, मूविंग। अब जैसे मूविंग करने लग जाएगी तो फिर उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा। अगर मूव कर रही है कोई बॉडी तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर मूव कर रही है तो फिर उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक वाला लगेगा। अभी इसको अपन पढ़ने वाले हैं। पर अगर जैसे एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट पर रहेगी, है ना। और जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो फिर वो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो फिर उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो इसके बराबर ही हो जाएगा, किसके बराबर, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। हाँ लिमिटिंग स्टैटिक से ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वो कम हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम हुआ तो जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वही स्टैटिक फ्रिक्शन उसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये अपने आप को एडजस्ट कर लिया ना, अभी बोला था अपन ने एडजस्टेबल इन नेचर, एडजस्टेबल इन नेचर, है ना। अभी जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ज्यादा थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये अगर रेस्ट पर है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, when relative motion between two bodies not equal to जीरो, है ना। तो रिलेटिव मोशन अगर अब जीरो नहीं होना चाहिए, अगर अब जीरो हुआ तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, है ना। अब जैसे देखो एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के, कब लगता है, रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक सरफेस है अपनी, उस पर अर्थ सरफेस पर एक ये ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, ये ब्लॉक चल रहा है 20 स्पीड से। अब सरफेस तो रेस्ट पर है पर ये ब्लॉक चल रहा है, तो अब जो इसमें फ्रिक्शन लगेगा वो किधर लगेगा, हमेशा फ्रिक्शन का काम है अपोज करना, पर अब ये बॉडी चल रही है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है इसका मास है m1, इस पर एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m2, ये मान लो चल रहा है v1 स्पीड से, ये मान लो चल रहा है v2 स्पीड से। अब दोनों स्पीड अलग अलग हो गई है, तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर अर्थ तो फिर भी रेस्ट पर है, तो अब यहाँ पर भी यहाँ पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। पर यहाँ देखो अब ये रिलेटिव मोशन निकालो इन दोनों ब्लॉक्स का, रिलेटिव मोशन ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, तो इसको कैसे लिखेंगे, मास m1 माइनस m2। तो इसका m1 की स्पीड कितनी है, v1, और m2 की कितनी है, v2, है ना। तो यहाँ से देखो अब ये v1 माइनस v2, ये दोनों अगर अलग अलग है v1 और v2, तो देखो यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड आई है वो जीरो नहीं आई है इस बार, अब जीरो नहीं आई है। तो अगर जीरो नहीं है तो इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर भी जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। समझ गए क्या, इस टाइप से काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना।
काइनेटिक फ्रिक्शन में रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ऐसे एक और चीज याद रखना, अगर रिलेटिव मोशन अगर जीरो हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, पर स्टैटिक में ऐसा याद मत रखना है ना कि दो बॉडीज जब रेस्ट पर रहती है तभी लगेगा, ऐसा नहीं है। रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए तब लगता है ना। रेस्ट में होगा तब तो लगेगा ही, पर अगर रिलेटिव मोशन जीरो हुआ मतलब ये दोनों स्पीड बराबर हुई तो जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा फिर, स्टैटिक वाला। अगर दोनों स्पीड अगर ये बराबर होगी तो, समझ गए क्या? हाँ, फिर इस सरफेस पर तो अपना काइनेटिक लगेगा ही है अगर ये ब्लॉक चल रहा है तो, समझ गए है ना। अब अपन निकालेंगे मैग्नीट्यूड, काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं अब। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास है m, है ना, और ये इधर चल रहा है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा, है ना, और ये ब्लॉक का इधर नॉर्मल लगेगा जो कि mg से बैलेंस करेगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ जो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल के। एक चीज रट लो तुम तो कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल के। और जब भी फिर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, म्यू के एन। और इस म्यू के को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, म्यू के को कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर भी जो म्यू के होगा वो कैसा होगा, यूनिटलेस, है ना, यहाँ पर भी कैसा होगा, यूनिटलेस, है ना। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। भाई ये ऐसे चल रहा है पर ऐसे तो इक्विलिब्रियम में है ना, तो नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो यहाँ पर भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, म्यू के और n की वैल्यू क्या है, mg, है ना। पर ये कब लगेगा, जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहेगा। पर जैसे मान लो इंक्लाइंड प्लेन हो गया तो फिर नॉर्मल चेंज हो जाएगा, तो फिर उसमें ये फॉर्मूला याद मत रखना, है ना। अब काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, तब काइनेटिक लगेगा। अब इसमें एक चीज देखना, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडीज चलने लग जाती है ना। स्टैटिक कब लगता है, जब बॉडी का रिलेटिव मोशन जीरो हो, और स्टैटिक कब लगेगा, जब बॉडी रेस्ट पर हो, है ना। अब यहां से देखना, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, यहां से पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन लगता कैसे, है ना। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और है जिसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब जैसे बॉडीज रोल करिए, जैसे साइकिल का टायर रहता है ना, वो रोल करके चलता है, तो फिर उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक का पार्ट, और उसको अलग नाम दे दिया रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो वो अपना जो अब आगे चल के पढ़ेंगे एक चैप्टर रोटेशनल, वहां काम आएगा रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। अच्छा, यहां से देखो एक क्वेश्चन, इस एग्जांपल से पता लग जाएगा कि फ्रिक्शन लगता कैसे, काइनेटिक कितना लगेगा, स्टैटिक अगर जैसे एक्सटर्नल से कम हुआ तो स्टैटिक लगेगा, है ना। तो जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इसका मास है 2 kg, ये ले लेते हैं अपन। ये ब्लॉक का मास कितना दिया है, 2 kg, और मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.2 और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.1, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना दिया है, 0.2, और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना दिया है, 0.1। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना उसके कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा काइनेटिक से ज्यादा होगी, पता है क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कोई ब्लॉक अभी रेस्ट पर, उसको अगर अपन धक्का मारेंगे तो उसे है ना मूव कराने के लिए पहले है ना इनिशियली अपने को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फिर वो जैसे ही अगर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कम फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो अगर फिर जैसे बॉडी चल रही है तो चलती हुई बॉडी में अगर तुम फोर्स लगाओगे तो है ना वो उसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, पर कोई बॉडी रेस्ट पे तो इनिशियली उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो इसलिए है ना ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन आएगा, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक वाले का ज्यादा रहेगा, किससे, काइनेटिक वाले से। अब जैसे मान लो मैंने इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इसको मैं चलाना चाह रहा हूं, 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, है ना। मुझे स्टैटिक भी दिया है और काइनेटिक भी दिया है, दोनों दिए, है ना। अब ये बताना है कि ये बॉडी रेस्ट पर है कि चल रही है ना, और अगर रेस्ट पर है तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो जैसे अपना क्वेश्चन है, फाइंड आउट
मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, ये पूछा हुआ है जैसे, है ना। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फाइंड आउट काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। और तीसरा क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। और अगर नहीं चल रहा होगा तो एक्सेलरेशन जीरो लग देंगे, और अगर ये नहीं चल रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। और अगर रुका होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। अब यहां से देखना, पहले है ना, सबसे पहले तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। क्या निकालो सबसे पहले? लिमिटिंग, क्योंकि यहीं से पता चलेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हुआ तो बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी आएगा। और अगर इससे कम हुआ तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक कर, तो लिमिटिंग कैसे चेक करते हैं अपन? म्यू एल इंटू एन, है ना। अब यहां पर म्यू एल नहीं दिया है, पर ये है किसका पार्टी? इसको क्या बोलते हैं अपन? जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसकी मैक्सिमम वैल्यू को ही तो अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये स्टैटिक भी अगर रख दोगे तो भी काम चल जाएगा। स्टैटिक का कोफिशिएंट रख दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा तो कितना हो जाएगा? 0.2। और नॉर्मल, यहाँ पर देखो इस वाले केस में नॉर्मल कितना लगेगा, तो इस अब भी ऐसे तो इक्विलिब्रियम में ही है ना। और इधर क्या लगेगा? एम जी, एम इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी? 10। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, इसको नॉर्मल को अपन ऐसे लिख देते हैं, कितना लगेगा? 20 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे 20 रखो नॉर्मल की वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो कितना लगेगा, ये पॉइंट से जीरो कैंसिल, 4 न्यूटन। कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। पर एक्सटर्नल फोर्स तो 2 न्यूटन है। अब क्या करें? फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 4 न्यूटन लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 2 न्यूटन। तो फिर क्या करेगा? अब ये बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट पर रहेगी। किस में रहेगी ये? रेस्ट पर, है ना। अभी लिखवाया था मैंने, एक्सटर्नल फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो ही बॉडी चलेगी मूविंग, और अगर कम हुआ तो रेस्ट पर। अब ये रेस्ट पर है ये ब्लॉक, है ना। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक वाला। कौन सा लगेगा? इसको एक काम करो, ब्लॉक को थोड़ा सा इधर बना, ये इधर था अपना 2 न्यूटन फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स था, और जो अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 4 न्यूटन, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स तो दो न्यूटन है, तो अब क्या करेगा? अगर रेस्ट पर है तो स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक कैसा है? सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, है ना। लिखवाया था मैंने वहां पे, तो अपन ने सिर्फ लिखा था, इतना पता नहीं चल रहा था कि क्या होता है सेल्फ एडजस्ट पर यहाँ पता लग जाएगा तुम्हें कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टेबल इन नेचर, है ना। तो स्टैटिक पता है कितना लगेगा? इस ब्लॉक पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा 2 न्यूटन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 न्यूटन होगी, 4 न्यूटन हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी? 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो पता है कहां से कहां तक लग सकता है? उसका मैग्नीट्यूड, उसकी रेंज क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन की? रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक लगेगा? वो लगेगा 0 से लेकर यहां तक। समझ गए क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन की जो रेंज होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन और 0 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं लग सकता वो लिमिटिंग, है ना। तो अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया किसके बराबर? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, है ना। क्योंकि फ्रिक्शन किसी बॉडी को चला नहीं सकता है, वो तो रेस्ट में रखना चाहता है ना। फ्रिक्शन का काम क्या है? कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना, मतलब रेस्ट में लेके आना उसे, है ना। तो ये अगर 2 न्यूटन इधर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, तो 2 इधर, अगर वो इधर लग जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये बॉडी रेस्ट पर रहेगी ना। देखो दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, और फोर्स अगर कैंसिल तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, लग 4 न्यूटन लग सकता है लिमिटिंग के बराबर, पर उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया 2 न्यूटन के बराबर, ताकि ये बॉडी किस पर रहे? इक्विलिब्रियम में, है ना। क्योंकि अगर ये इधर 4 न्यूटन लगा देता है स्टैटिक, तो फिर वो इधर चल जाती ना, क्योंकि 4 इधर 2 इधर, तो इधर नेट फोर्स कितना आता? 2।
तो इसे फ्रिक्शन चलाने का काम नहीं करता, फ्रिक्शन तो रेस्ट में लाने का काम करता है। तो इसने अपने आप को 2 न्यूटन के बराबर लगा दिया ताकि ये बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में, है ना। पर जैसे अगर मान लो मैं एक्सटर्नल फोर्स को 3 न्यूटन कर देता, कितना कर देता, 3 न्यूटन, तो स्टैटिक कितना लग जाता, 3। फिर वो खुद भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता 3 न्यूटन के बराबर, है ना। वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, पर कहां से कहां तक करता है एडजस्ट, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, है ना। तो ये 0 से 4 न्यूटन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो जैसे अपन ने स्टैटिक फ्रिक्शन को सॉरी एक्सटर्नल फोर्स को 3 न्यूटन कर दिया, तो स्टैटिक भी कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। फिर 4 करोगे तो फिर वो भी 4 लग जाएगा। हाँ, फिर अगर तुमने एक्सटर्नल को 5 कर दिया तो वो उसकी औकात कितनी है बस लगने की, 4 न्यूटन, उससे आगे नहीं लग सकता हो, है ना। 4 से आगे नहीं लग सकता हो, मैक्सिमम 4 लग सकता है। अब वो जैसे 5 लगाया तुमने तो ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, है ना, चलने लग जाएगी। तो फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक वाला। फिर स्टैटिक हट जाएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फिर वो लगाएंगे अपन, है ना। तो इसमें अपना जो एक्सटर्नल फोर्स, अब जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पहले वाले का स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 2 न्यूटन। एडजस्ट कर लिया उसने अपने आप को, और बॉडी चल नहीं रही तो काइनेटिक कितना लगेगा, 0, चल ही नहीं रही है। तो चल नहीं रही तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर उसका भी 0। समझ गए क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 के बराबर, है ना। उसने अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के बराबर एडजस्ट कर लिया, समझ गए, इस टाइप से। अब जैसे मैं यही क्वेश्चन देता हूं पर, है ना। अच्छा, क्वेश्चन अपना वही सेम है, सेम क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने उसी क्वेश्चन में 3 न्यूटन फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, कितना लगा दिया, फिर वही 2 kg का ब्लॉक है, म्यू एस कितना दिया, 0.2, म्यू के कितना दिया, 0.1। तो अभी अपन ने देखा था लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था, 4 न्यूटन, है ना, लिमिटिंग 4 न्यूटन आया था। और एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 3 न्यूटन। तो वही अपने सारे पुराने वाले क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, और वो कितना लगेगा, है ना। तो यहां से देखना, अब लिमिटिंग फिर 4 न्यूटन आ रहा है ना, लिमिटिंग 4 न्यूटन आ रहा है, और एक्सटर्नल कितना है, 3 न्यूटन। तो फिर से ये क्या करेगा, अब बॉडी फिर भी किस में है, रेस्ट पर है, तो ये फिर से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, फिर से अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट, है ना। लग कितना सकता है, 4 न्यूटन, पर उसने अपने आप को एडजस्ट करके कितना लगा लिया, 3 न्यूटन, क्योंकि ये 0 से लेके 4 न्यूटन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ना। उसकी रेंज है 0 से 4 इस वाले क्वेश्चन में, मतलब। और अगर ऐसे नॉर्मली देखें अपन फॉर्मेट वाइज तो 0 से एफएल तक, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, समझ गए क्या, है ना। उसके बाद फिर नहीं करेगा, फिर उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो इसने अब फिर अपना जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 3 न्यूटन। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 0, चल ही नहीं रहा है ना, और चल नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा, 0। और अगर जैसे फिर से मैं एक्सटर्नल फोर्स को 4 न्यूटन कर देता तो वो 4 न्यूटन के बराबर एडजस्ट कर लेता। फिर अगर एक्सटर्नल को 5 करता, फिर नहीं होता वो, फिर नहीं होता, है ना। फिर तो वो अपने आप को स्टैटिक कितना ही लगाता, 4। फिर उसकी मैक्सिमम, उसकी औकात खत्म हो गई, फिर अब कौन सा आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए, इस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। जैसे अगर जैसे मान लो मैं इस पे 4 न्यूटन लगा देता एक्सटर्नल, कितना, 4 न्यूटन। फिर म्यू एस कितना दिया है, 0.2, म्यू के कितना दिया है, 0.1। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब फिर कितना लगेगा, एडजस्ट कर लेगा अपने को, अपने आप को 4 न्यूटन के बराबर, है ना, क्योंकि उसकी औकात कितनी है लगने की, 4 न्यूटन के बराबर। ये सेम वाला क्वेश्चन, अगर मैंने एक्सटर्नल को 4 न्यूटन कर दिया, एक्सटर्नल को अगर मैंने 4 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन लग जाएगा, लिमिटिंग भी 4 लगेगा, स्टैटिक भी इस बार 4 न्यूटन हो गया, क्योंकि वो 0 से 4 तक इस वाले क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकता है, 4 के बाद एडजस्ट नहीं करेगा, फिर काइनेटिक आ जाएगा। समझ गए क्या, इस टाइप से, है ना। चलो फिर बाकी अपन आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ये अपन ने एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन तक लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, है ना। कहां तक एडजस्ट कर लिया, 4 न्यूटन तक इस वाले क्वेश्चन में, मतलब वो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद नहीं करेगा, है ना। 0 से लेके एफएल तक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, उसके बाद नहीं करेगा, है ना। अब जैसे मान लो मैं यही क्वेश्चन लेता हूं, पर अब एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, देखना सेम क्वेश्चन। इस ब्लॉक का मास कितना था, 2 kg, है ना। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया
5 न्यूटन के बराबर। कितना लगा दिया? 5 न्यूटन। फिर सेम क्वेश्चन है, म्यू एस कितना दिया है? 0.2, म्यू के कितना दिया है? 0.1, है ना। पर अब भी चेक क्या करना है अपने को? चेक अब भी अपने को लिमिटिंग फ्रिक्शन ही चेक करना है ना। अगर ये फिर से अपने क्वेश्चन सेम स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है ना। अगर बॉडी मूविंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये बताना है ना। अब यहां से देखना, सबसे पहले क्या चेक करो? लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? म्यू एल एन। पर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिए तो म्यू एस दे दो। अगर कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं दिए तो म्यू एस की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो भी काम हो जाएगा अपना। म्यू एस कितना दिया? 0.2। और नॉर्मल कितना है इसमें? फिर नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। एम जी कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। 20 रख दो, 0 से फिर पॉइंट कैंसिल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? देखो सेम 4 न्यूटन। पर इस अब देखो तुम क्वेश्चन में, अब एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक्सटर्नल कितना है? 5 न्यूटन, है ना। अब लिमिटिंग तो 4 ही लग रहा है, मतलब बॉडी क्या कर रही है? मूविंग है। बॉडी मूविंग है इस बार, तो एक्सेलरेशन आएगा इसका इधर, है ना। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? अब स्टैटिक नहीं लगेगा क्योंकि अब बॉडी चलने लग गई है। अब स्टैटिक नहीं लगेगा, बॉडी चल रही है, तो कौन सा लगेगा फ्रिक्शन? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? म्यू के इंटू नॉर्मल, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू के कितना दिया है? 0.1। कितना दिया है? 0.1, है ना। म्यू के 0.1 दिया है ना, इंटू नॉर्मल कितना? 20। नॉर्मल तो दिया ही है पहले से ही, पर ने निकाल रखा ना 20 न्यूटन। पॉइंट से फिर ये 0 कैंसिल। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा इस बार? 2 न्यूटन, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 2 न्यूटन। अब यहां से देखो, अब ये बॉडी चल रही है तो नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब यहां से देखना, नेट फोर्स इधर कितना? इधर फोर्स कितना? 5, इधर 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू मास कितना ब्लॉक का? 2। एक्सेलरेशन निकालना है, 5 माइनस 2 कितना? 3। 3 इज इक्वल टू 2, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये बॉडी अगर चल रही है, ब्लॉक चल रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 0, है ना, क्योंकि ये चल रहा है ना। तो सिर्फ अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक वाला। तो वो कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। और एक्सेलरेशन ऑफ वो ब्लॉक कितना आया? 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, है ना। तो ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। रेस्ट पर अगर है तो स्टैटिक, और वो अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा 0 से लेके कहां तक? FL तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अगर चल रही है, हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं करता है, काइनेटिक एडजस्ट नहीं करेगा। तो कितना ये काइनेटिक ऐसे अपन एफबीडी बनाएंगे और ऐसे सोल्व कर लेंगे। समझ गए क्या, है ना। एक क्वेश्चन और देखो इसमें, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ब्लॉक है 4 kg का, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा म्यू एस दिया है यहाँ पे 0.2, म्यू के दिया है 0.1, और मैंने एक्सटर्नल फोर्स जो इधर लगाया वो लगा दिया मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन, है ना। और फिर बताना है अपने को वही 3 वैल्यू। पहला क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? स्टैटिक कितना लगेगा? काइनेटिक कितना लगेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक भी बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, है ना। ये तीनों चीजें बतानी है अपने को। अब यहां से देखो, पहले क्या चेक करना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग चेक कर लो कैसे? अगर म्यू एल नहीं दिया तो म्यू एस एन से भी काम हो जाएगा। नॉर्मल किधर लगेगा? इधर। एम जी किधर लगेगा? इधर 40 न्यूटन, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एस कितना दिया है? 0.2, नॉर्मल कितना दिया? 40, पॉइंट कैंसिल। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया? 8 न्यूटन। लग रहा है 8 न्यूटन। अब यहां से देखो, एक्सटर्नल तो 10 है, मतलब बॉडी क्या कर रही है? चल रही है। चल रही है क्या? इधर फोर्स कितना? चल रही है तो पक्का एक्सेलरेशन आएगा। और इधर क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना अपने को काइनेटिक की। कैसे? म्यू के इंटू एन से। म्यू के कितना दिया है? 0.1, नॉर्मल कितना दिया है? 40, पॉइंट कैंसिल। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा? 4 न्यूटन, जो कि इधर लगेगा।
समझ गए क्या? फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। अब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, चल रही है तो पक्का इधर ही होगा, है ना। और फिर से अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर 10 इधर 4, मास कितना 4 8, एक्सेलरेशन निकालना अपने को। 10 माइनस 4 कितना 6, एक्सेलरेशन कितना आएगा 6/4, 6/4 मतलब ये कितना 3/2। तो फिर से इस वाले पे भी अपना आंसर कितना है 3/2 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से अपना फ्रिक्शन लगेगा, समझ गए, है ना। तो ये अपन ने एक्सेलरेशन निकाला। अच्छा इसमें देखो फ्रिक्शन फिर कितना आएगा इस वाले क्वेश्चन में, स्टैटिक फ्रिक्शन 0, काइनेटिक कितना लग रहा है 4 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आया 3/2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए क्या, है ना। तो आज अपन ने ना फ्रिक्शन का बिल्कुल बेसिक लेक्चर पढ़ा है, बेसिक से क्वेश्चन भी सोल्व किया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन है ना इसके तो अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर होगी, है ना। और वही अपने जो एनएलएम में अपने था ना, तो वहां पर अब जो एनएलएम वाले अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, वहां पर एक और फोर्स जोड़ देंगे, म्यू के और म्यू एस की वैल्यू और दे देंगे, तो फ्रिक्शन और आ जाएगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो सकते हैं, समझ गए क्या, है ना। तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये वाला लेक्चर बिल्कुल बेसिक था, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना।